हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स पर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, बुनियादी हकूक़ जो हैं उनकी बात करता है। ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कवर्ड हैं, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक जितने भी आर्टिकल हैं इनमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो आज फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे हम। तो उससे पहले मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं इन पर हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। फंडामेंटल राइट्स कुछ अहम जो इंसानी हकूक़ होते हैं जो हर सिटीजन को उसकी कास्ट, उसकी रेस, क्रीड या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन और जेंडर बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसको एक सिटीजन के तौर पर जो है वो मिलते हैं। सो दीज आर इक्वल टू फ्रीडम्स एंड दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर पर्सनल गुड्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये जो बुनियादी हुकूक हैं ये एक पर्सनल, एक इंसान के खुद के लिए भी और एक सोसाइटी के लिए भी, सोसाइटी की हिफाजत के लिए भी ये ज़रूरी है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको ओमिट कर दिया गया था अंडर अमेंडमेंट 44 जो कि 1978 में हुई थी। इन्हीं 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे जो प्रेजेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी की। उसके बाद दूसरा आएगा हमारा राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट आएगा राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट जो 4th आएगा हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड द लास्ट वन इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से राइट्स जो हैं वो कवर्ड हैं, हम आर्टिकल वाइज जो है आपको ये सारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। तो इक्वलिटी क्या कहती है? राइट टू इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक सिर्फ और सिर्फ जो राइट टू इक्वलिटी है उसकी बात की गई है। किसकी बात की गई है? राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के आगे सभी बराबर हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वारंटीज दैट ऑल सिटीजन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री। सभी जितने भी सिटीजन हैं कंट्री के, उनको जो देश का कानून है वो सभी को बराबर सुरक्षा देगा। इसके बाद आर्टिकल 15 की बात करते हैं, वो सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। इसकी बात करता है कि समाज में सभी को बराबरी हो और सभी का रसूख हो पब्लिक एरियाज में, पब्लिक प्रॉपर्टीज में, पब्लिक प्लेसेस में, without any discrimination. So the Article 15 of the Constitution states that no person shall be discriminated on the basis of caste, color, language, etc. Every person shall have equal access to public places like public parks, museums, wells, bathing earths, and temples. However, the state may make any special provision for women and children. तो गवर्नमेंट इस इक्वलिटी के अलावा कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी ही रख सकती है चिल्ड्रंस और वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल
16 की बात करेंगे हम, जिसमें बात की गई है इक्वलिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किस क्षेत्र में? के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में सभी को बराबरी हो, हर किसी को हक हो कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली। सो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down that the state cannot discriminate against anyone in the matters of employment। कि स्टेट जो है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में। ऑल सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, सो एवरीवन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट वन, abolition of untouchability, article 17। article 17, abolition of untouchability। so article 17 of constitution abolishes the practice of untouchability। जो छुआछूत की प्रैक्टिस थी, प्रथा थी हिंदुस्तान में, उसको ख़त्म करने की बात करता है ये आर्टिकल 17 जो है। सो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ एन ऑफेंस एंड एनी वन डूइंग सो इज़ पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसको कानून के अंदर जो है सजा का प्रावधान रखा गया है। आर्टिकल 18 की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। जो पहले राज्य टाइटल्स दिया करते थे, अवार्ड्स जो है दिया करते थे, ये जो फॉरेन स्टेट्स हैं कुछ जो अवार्ड्स दिया करती थी उनको अबॉलिश किया गया। आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट्स फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल्स एंड सिटीजन ऑफ इंडिया कैनॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। किसी भी फॉरेन स्टेट से बगैर अपने देश की सरकार की सहमति के वो किसी फॉरेन स्टेट से कोई भी प्राइज़ हासिल, कोई भी टाइटल जो है, अवार्ड जो है वो हासिल नहीं कर सकता। तो ये था हमारा राइट टू इक्वलिटी, यानी कि हम जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारे कुल 5 आर्टिकल आते हैं, जिनमें अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग बात की गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं राइट टू फ्रीडम। ये हमारा सेकेंड फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक कवर्ड हैं, यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम की बात होती है। सबसे पहले हम 19 आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 19 सेज दैट ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। कौन कौन से राइट हैं आर्टिकल 19 के अंडर? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, to assemble peacefully and without arms, to move freely throughout the territory of India, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। ये इसमें फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल 19 में। किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पीसफुली आप इकट्ठे हो सकते हो बगैर हथियारों के। आप अपने देश की टेरिटरी में कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं पे भी मकान बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हुआ है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ राइट्स हैं। वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करेगा, उसके लिए उसका फंडामेंटल राइट है कि खुद को डिफेंड करना। आर्टिकल 20 सेज दैट स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रुप्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, रिसेंसी, मोरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एटेस्ट्रा। तो ये चीज़ें जो हैं आर्टिकल 20 में बताई गई हैं। आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है वो हमारी पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारी खुद की,
हम अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के दौरान भी जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 एंड 21 जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 21A ये बाद में ऐड किया गया है। इसमें क्या है, स्टेट्स दैट state shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14। कि ये फंडामेंटल राइट है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र तक जो है उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएं, और ये स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 जो है ये डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम्स, कुछ हमारे जो हमें फ्रीडम्स मिली हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये थर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है जिसकी वायलेशन आमतौर पर होती रहती है, हर जगह हमें देखने को मिलती है। इसकी बात करेंगे हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहले इसमें 2 आर्टिकल आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। फर्स्ट वन इज़ द आर्टिकल 23 एंड सेकेंड वन इज़ द आर्टिकल 24। First of all, Article 23 deals with the prohibition of traffic in human beings and forced labor। जो इंसान का व्यापार होता है उसको प्रोहिबिट करती है, और जो फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है उसको प्रोहिबिट करते हैं। आर्टिकल 23 जो है उस पर बैन लगाता है एक तरीके से। आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 डील्स विद प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कि ये बच्चों की एम्प्लॉयमेंट जो फैक्ट्रीज में बच्चों को लगाया जाता है ताकि जो फैक्ट्रीज हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, इसलिए वो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में रखते हैं। तो बच्चों को हैजार्डियस प्लेसेस पे एम्प्लॉयमेंट से प्रोहिबिट किया गया है। ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि उनको हैजार्डियस प्लेसेस पे जो है वो जॉब पे नहीं रखा जा सकता। अब इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेता हूँ। सो अबॉलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर फोर्स्ड लेबर जो रोड पर करते हैं, बैगिंग जो करते हैं, वो प्रोहिबिटेड है और एक ऑफेंस भी है वो। अबॉलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर in dangerous jobs like factories and mines। Beggar practiced in the past by landlords has been declared a crime and punishable by law। And trafficking in human or the purpose of slave trade or prostitution is also prohibited by law। So these are prohibited under this fundamental right, right against exploitation। नेक्स्ट वन इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम कोई भी रिलीजन जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, ये हमें फ्रीडम है। इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल आते हैं जो हमें फ्रीडम देते हैं रिलीजन की, कि हम किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, इसके लिए हमें बुनियादी हक दिया गया है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25 डील्स विद द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। हम फ्रीली जो हमारा मन करे हम उस रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, फ्रीली हम उस रिलीजन को मान सकते हैं, उसके जो भी
रीति रिवाज हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं हम। तो ये आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 की बात करें तो जो हमारे रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने का हमें राइट देता है ये। आर्टिकल 26 डील्स विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 डील्स विद फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये भी आपको फ्रीडम देता है कि आपसे कोई फोर्सफुली पेमेंट नहीं ले सकता किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। वो आपकी विल पर डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए आप कंट्रीब्यूट करेंगे या नहीं। आर्टिकल 28 डील्स विद द फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये भी आपकी फ्रीडम पर डिपेंड करता है कि आप किसी रिलीजियस संस्था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर वर्शिप करने के लिए जाएं या ना। ये आपको आज़ादी दी गई है, आपको एक राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट है। तो ये आपकी विल पर डिपेंड करता है। तो ये थी कुछ हमारी फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है और इसके बारे में मैं आपको विस्तार में बता देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट एंड नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर्स। सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करके बताया वही चीज़ें यहाँ पर कि वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है अपनी चॉइस के मुताबिक। और स्टेट के लिए, जो स्टेट है, नेशन जो है, उसके लिए कोई भी रिलीजन जो है वो छोटा या बड़ा नहीं है, उसमें वो भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि स्टेट के सामने सभी रिलीजन बराबर हैं। एक चीज़ की मैं आपको बात बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसी इस्तेमाल यही किया गया है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट। रिलीजियस कम्युनिटीज कैन सेट अप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन। एक्टिविटीज इन सच इंस्टीट्यूशंस which are not religious are performed according to the laws laid down by the government. No person shall be compelled to pay taxes for the promotion of a particular religion, and a state-run institution cannot impart education that is pro-religious. ये चीज़ें जो हैं ये कुछ रिलीजन की फ्रीडम दी गई है, ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा ये भी। इसके बाद हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सो एलिमेंट्री एजुकेशन इज नाउ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। आर्टिकल 21A में ये बताया गया है, जो आपको मैंने पीछे बताया आर्टिकल 21A, उसमें ये फंडामेंटल राइट जो है वो घोषित किया गया है। इसी को डिस्कस करेंगे आगे हम। आर्टिकल 29 और 30 जो है ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करते हैं, खासकर मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ की। आर्टिकल 29 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ मिनॉरिटी। जो मिनॉरिटी क्लास है, मिनॉरिटी कम्युनिटी है, मिनॉरिटी में जो रिलीजन है, रिलीजियस कम्युनिटी है, ट्राइब है, जिस कोई सेक्ट है मिनॉरिटी में, तो उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके जो स्क्रिप्ट हैं, उनकी प्रोटेक्शन की बात करती हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट है ये कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखें। आर्टिकल 30 डील विद द राइट ऑफ मिनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि मिनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली। ये था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसी राइट को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देता हूँ आपको, आर्टिकल 29 और 30 को। सो एनी कम्युनिटी विच हैज़ अ लैंग्वेज एंड अ स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ऑन शैल हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप इट। ऑल मिनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, कैन सेट अप देयर own educational institution to preserve and develop their own culture। जितने भी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं, लिंग्विस्टिक हैं,
वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और लास्ट जो फंडामेंटल राइट है हमारा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसी की बात करेंगे अब हम। ये लास्ट फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है, जो हमने इससे पीछे पढ़े, चाहे राइट टू इक्वालिटी है, चाहे राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, किसी भी फंडामेंटल राइट की अगर वायलेशन होती है तो हम इस राइट के सहारे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं। So Article 32 deals with the right to move to Supreme Court for the enforcement of fundamental rights, including the writs, habeas corpus, mandamus, probation, certiorari and covenantus। ये फंडामेंटल राइट सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत हम, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जिनकी हम डिस्कस कर रहे थे, जिनको हमने डिस्कस किया। इसको थोड़ा सा मैं आपको एलाबोरेट और करके बता देता हूँ। आर्टिकल जो 32 है, सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एम्पावर द सिटीजन टू मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दिस प्रोसीजर ऑफ आस्किंग द कोर्ट्स टू प्रिजर्व और सेफगार्ड द सिटीजन फंडामेंटल राइट can be done in various ways. The court can issue various kind of writs, and these writs are, I have discussed with you, that's a habeas corpus, mandamus, probation, covenantu and certiorari. So these are the writs court can issue. So thank you friends for joining us. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी नए नए टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जो हैं वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट के ज़रिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।